डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कॉल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 26 तुम्हारे चेहरे पर ये डर अच्छा लगा। टर्टल। नियति और अभ्रम के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच की दूरी थी, पर इससे पहले कि वो अपने और नियति के बीच के इस 1 इंच के फासले को मिटा पाता, उनके बीच फैली मनमोहक शांति को भंग करते हुए अभ्रम का फोन रिंग हुआ। फोन की रिंग सुनकर अभ्रम ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और खुद को नियति के इतने करीब देखकर वो चौंक गया। उसने अपने कदम पीछे लिए और खुद से कहा, ये मैं क्या करने जा रहा था? हाउ कैन आई? मैं कमजोर कैसे पड़ सकता हूँ? ये सोचते हुए अभ्रम नियति को घूर रहा था। वहीं वो अभी भी डरी सहमी दीवार से सटी खड़ी थी। उसे देखते हुए अभ्रम ने अपने कान में पहने ब्लूटूथ का बटन प्रेस कर कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई और अभ्रम के मुंह से निकला, अतीश खन्ना। ये बोल उसने फिर से नियति की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कॉल के दूसरी तरफ से अतीश खन्ना ने कहा, सुना है तेरे आदमी कुत्ते की तरह गली गली में मेरे आदमी को ढूंढ रहे हैं। अभ्रम अपना एक हाथ को नियति के करीब ले गया और उसके गले में पड़ी अपनी चेन को एक उंगली में लेकर अतीश खन्ना से कॉल पर बोला, बहुत शौक है ना तुझे लोगों की जिंदगी में ताक झांक करने का? उसी का फल तेरे उस आदमी को दूंगा। ये कहते हुए अभ्रम चेन को उंगली में घुमा रहा था। वहीं अतीश ने उसकी बात पर कहा, दिल्ली का कोना कोना छान लेगा न, तब भी तुझे वो नहीं मिलेगा। अभ्रम ने चेन को हल्का सा खींचा तो नियति उसके पास आ गई। फिर उसकी आंखों में देखते हुए अभ्रम ने कॉल पर कहा, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं चाहूं और वो मुझे न मिले। जहां भी छुपाना चाहता है उसे छुपा दे। मैं उसे ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े करके तेरी आंखों के सामने अपने ब्लैकी को खिलाऊंगा। अभ्रम ये सब कॉल पर अतीश से कह रहा था, पर उसकी बातें सुनकर नियति का रोम रोम कांप उठा था। अभ्रम की आंखों में उसे क्रूरता दिख रही थी। अभ्रम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर नियति की आंखों में देखते हुए कहा, बहुत जल्द मैं तुमसे इसे वापस लूंगा, पर तब तक तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। अगर तुमने इसे गलती से भी खो दिया तो इसकी सजा तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी मिलेगी। नियति ने घबराते हुए डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा, पर तभी अभ्रम ने चेन को अपनी तरफ और खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अंडरस्टूड टर्टल। नियति ने सिर हिलाते हुए जल्दी से कहा, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा टर्टल। ये कहकर वो कुछ पल तक उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हूं। नियति की आंखें काली और समुद्र की तरह गहरी थीं। उसकी आंखों में देखते हुए अभ्रम ने अपने आप से कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं टर्टल, बट आई हेट ब्यूटीफुल आईज। अभ्रम उससे अलग हुआ और उसने अपनी एक भरपूर नजर नियति के चेहरे पर डाली, जहां उसे सिर्फ डर ही दिख रहा था। उसके चेहरे पर अपना डर देखकर अभ्रम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर मेरा ये डर मुझे अच्छा लगा टर्टल। अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। नियति उसे जाते हुए देखकर बोली, जानवर। बाहर पाइथन और जैगुआ दोनों गाड़ी से टिककर खड़े अभ्रम के आने का वेट कर रहे थे। तभी जैगुआ पाइथन को छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या तुझे कोई भाव नहीं दे रही? पाइथन उसे जवाब देते हुए बोला, मेरा छोड़ो और अपना बताओ। इस बात से चिढ़कर कर जैगुआ ने कहा, तुझे क्या लगता है मुझे कोई भाव नहीं देती? अरे मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। पाइथन उसके पीछे देखते हुए बोला, लाइन? कहाँ है लाइन? मुझे तो नहीं दिख रही। जैगुआ उसे गुस्से में घूरने लगा तो पाइथन तिरछा मुस्कुराते हुए फिर बोला, मुझे ऐसा लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वरना तुम्हारे बच्चे तुम्हें पापा नहीं दादाजी कहकर बुलाएंगे। जैगुआ उसे घूरते हुए बोला, मेरा छोड़ और अपना सोच, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी।
पर तुझे कौन घास डालेगी। उसकी इस बात पर पाइथन कुछ कहता कि उससे पहले ही उसकी नज़र अब्रम पर चली गई और उसे देखकर पाइथन सीधे खड़े हो गया और मन में बोला, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। जैगुआ भी अब्रम को देखकर सीधा खड़ा हो गया और फिर उसने कार का डोर ओपन किया। अब्रम ने कार में बैठते हुए उससे कहा, उस पर नजर रखना। जैगुआ ने डोर बंद करते हुए कहा, ओके बीस्ट। पाइथन अब्रम को लेकर चला गया। जैगुआ ने जाती हुई गाड़ी को देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता, बीस्ट इतने इंटेलिजेंट है फिर क्यों उन्हें हमारी फॉरेस्ट क्वीन की इनोसेंस नहीं दिखती। वो बेचारी कितनी छोटी सी जान है, पता नहीं वो कैसे बीस्ट का गुस्सा झेलती होगी। वहीं उधर कॉल पर अब्रम से बात करने के बाद अतीश ने अपने कैबिन में तहलका मचा दिया था। उसके कैबिन में सारी चीजें टूटी हुई और इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। अतीश चेयर पर बैठा गुस्से में हौंफ रहा था। उसकी आंखें एकटक शून्य में देख रही थीं। बहुत हवा में उड़ता फिरता है ना तू, काटूंगा, एक एक कर तेरे सारे पंख काट दूंगा। तू सोच भी नहीं सकता अब्रम, तुझे ऐसे इंसान से धोखा मिलेगा कि तेरी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। अतीश बोलते हुए तिरछा मुस्कुराया। वसुंधरा जब रेडी होकर हॉल में आई तो नियति वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वसुंधरा ने उसे एक स्माइल पास करते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, चलो। नियति ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ चली गई। दोनों जब बाहर आए तो जैगुआ ने वसुंधरा की तरफ देख कहा, मैम आप नियति मैम को कहाँ ले जा रही है। वसुंधरा उसे देखते हुए बोली, जैगुआ तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। जैगुआ ने शालीनता से कहा, बीस्ट का ऑर्डर है, नियति मैम विला से बाहर नहीं जाएंगी। और तुम्हारी नियति मैम विला से बाहर क्यों नहीं जाएगी। वसुंधरा ने उसे देखते हुए उसी के अंदाज में सवाल किया। जैगुआ ने सिर झुकाए हुए कहा, सॉरी मैम ये मैं आपको नहीं बता सकता। वसुंधरा उसे देखते हुए एटीट्यूड में बोली, ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो मैं अब्रम से खुद ही पूछ लूंगी, कॉल करो उसे। जैगुआ ने सिर हिलाया और फोन निकालकर अब्रम को कॉल करने लगा। वही ये सब सुनकर नियति ने खुद से ही मन में कहा, अब मेरे आने जाने पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, कितने क्रूर हैं वो। जैगुआ ने अपना फोन वसुंधरा की तरफ बढ़ा दिया। वसुंधरा ने उसके हाथ से फोन लेकर कॉल पर कहा, अब्रम ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू नियति को कहीं बाहर जाने क्यों नहीं देता। उधर अब्रम ने जैसे ही वसुंधरा की बात सुनी उसने आंखें बंद कर गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। फिर अपनी आंखें खोलते हुए कॉल पर कहा, मॉम आप जानती हैं ना हमारे कितने दुश्मन हैं। अगर किसी को नियति के बारे में पता चलेगा तो वो उस पर अटैक कर सकते हैं। बस इसीलिए मैं टर्टल को सेफ रखने के लिए ही विला में रखता हूँ। वसुंधरा बोली, ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि तू अपनी बीवी का ख्याल रख रहा है, पर बेटा उसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, मेरे साथ जाने में क्या परेशानी। अब्रम ने पूछा, पर मॉम आप उसे कहाँ ले जा रही है। वसुंधरा ने कहा, एक दिन बाद घर में पार्टी है, कितने सारे लोग होंगे। अब तू क्या चाहता है, तेरी वाइफ ऐसे ही सबके सामने आ जाए, क्या इमेज रह जाएगी लोगों की नज़रों में चौहान ग्रुप की, जब वो नियति को इतना सिंपल देखेंगे। बस इसीलिए मैं उसका मेकओवर करवाना चाहती हूँ और इसलिए मैं उसे अपने साथ पार्लर ले जा रही हूँ। उसकी बात पर अब्रम सोचने लगा। फिर कुछ सेकंड रुककर उसने कॉल पर कहा, ओके आप उसे ले जाए पर आपके साथ जैगुआ भी जाएगा। अब आप जैगुआ को फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। वसुंधरा ने ओके कहा और फोन जैगुआ की तरफ बढ़ा दिया। जैगुआ अब्रम से कॉल पर बात कर फोन अपनी जेब में रखते हुए बोला, चलिए मैम। ये कहते हुए उसने कार का डोर ओपन किया और वसुंधरा और नियति दोनों कार में बैठ गई। नियति ने कार की विंडो से बाहर देखते हुए खुद से कहा, अच्छा तो ये जानवर अपनी माँ की सारी बात मानता है। चलो अच्छा है, कोई तो ऐसा है इस दुनिया में जिसकी ये जानवर सुनता है। नियति के होठों पर मुस्कान आ गई थी, वो मुस्कुराते हुए बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठा रही थी। इतने टाइम बाद आज नियति बीस्ट विला से बाहर निकली थी। वो खुश थी, उसकी आंखों को बाहर का वातावरण ठंडक दे रहा था, उसे अंदर ही अंदर सुकून का एहसास हो रहा था। अचानक उसकी नज़रों के सामने कुछ ऐसे चेहरे आ गए जिसे देखकर उसका सुकून और उसके होठों की स्माइल सब एक सेकंड में ही छिन गया और उनकी जगह उसकी आंखों में दर्द, घबराहट और बेचैनी ने ले ली। नियति उन चेहरों को देखते हुए खुद से ही मन में बोली, हे भगवान, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या उन्हें पता चल गया कि मैं दिल्ली आई हूँ। अब ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, वे लोग बहुत बुरे हैं। उसने अभी ये खुद से कहा ही था कि तभी उसके अंदर से उसकी अंतरात्मा से आवाज आई,
अच्छा वे लोग बुरे हैं और ये लोग जिनके साथ तुम रह रही हो नियति, क्या ये लोग अच्छे हैं? क्या तुम्हारा पति अच्छा है जिसके साथ तुमने 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ा है? क्या वो आदमी अच्छा है? बताओ, क्या तुम इस रिश्ते को सच मानने लगी हो? क्या तुम इस रिश्ते को निभाओगी जिसमें खुशी नहीं दुख शामिल है, जिसमें आज़ादी नहीं कैद शामिल है, जिसमें प्यार नहीं नफरत शामिल है, जिसमें सुकून नहीं डर शामिल है? फिर नियति ने अपने अंतरात्मा से ही सवाल किया, तो अब हम और कहाँ जाएं? हमारी जिंदगी में ऐसे ही लोग हैं जो हमें कैद करके रखना चाहते हैं। कहाँ जाएं, किससे मदद ले, कहाँ छुपे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर नियति की अंतरात्मा ने कहा, तुम्हारी किस्मत में जब यही सब लिखा है तो भाग क्यों रही हो? अपनी किस्मत का सामना करो। अपनी अतीत से तुम जितना भागोगी, तुम्हारा अतीत उतना ही तुम्हारा पीछे आएगा। बेहतर होगा कि तुम अपने अतीत का सामना करो और लड़ो उन लोगों से जो तुम्हें कैद करके रखना चाहते हैं। तुम कोई सामान नहीं हो, ना कोई जानवर हो जिसे एक ही खूंटे से बांधकर या घर में कैद करके रखा जाए। नियति अपनी अंतरात्मा से बोली, पर हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वे लोग बहुत ताकतवर हैं और हम कमजोर। इस बात पर फिर से उसकी अंतरात्मा ने कहा, नहीं नियति, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत ताकतवर हो। अपनी ताकत को समझो और उसका इस्तेमाल करो। सोचो नियति, सोचो कि तुम कैसे जानवर और ठाकुर की कैद से आज़ाद हो सकती हो। नियति रुआसी आवाज में बोली, सोचते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? नियति की अंतरात्मा ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, तुम एक नारी हो। नारी के कई रूप होते हैं और उसके एक रूप की पूजा भी की जाती है। दिखा दो नियति सबको, जब एक नारी अपने पर आती है तो सब तबाह कर देती है। अपनी अंतरात्मा से बात करते हुए नियति के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वसुंधरा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसने नियति के चेहरे पर बेचैनी देखकर पूछा, नियति बेटा तुम ठीक हो? 27 अब ये जानवर मुझे नहीं छोड़ेगा। अपनी अंतरात्मा से बात करते हुए नियति के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वसुंधरा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसने नियति के चेहरे पर बेचैनी देखकर पूछा, नियति बेटा तुम ठीक हो? नियति उसकी तरफ देख जल्दी से बोली, मैं ठीक हूँ। कोट। वसुंधरा ने फिर पूछा, क्या तुम्हें सफोकेशन हो रही है? नियति को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बस सिर हिला दिया। वसुंधरा ने कार की विंडो को ओपन कर दिया। बाहर से आ रही ठंडी हवा ने जब नियति के चेहरे को छुआ तो उसे कुछ सुकून मिला। उसे अब अच्छा लग रहा था। वसुंधरा तिरछी नजरों से उसे ही देख रही थी और उसे देखते हुए ही वो मन में बोली, नियति तुम बहुत मासूम दिखती हो। पर क्या तुम सच में इतनी मासूम हो? क्या सच में तुम बाय मिस्टेक ही अब्रम की जिंदगी में आ गई हो, या किसी ने तुम्हें जानबूझकर उसकी जिंदगी में प्लान किया है? इसका सच तो एक दिन बाहर आ ही जाएगा। अब्रम से तुम ज्यादा दिनों तक अपना सच छुपा नहीं पाओगी। और फिर वसुंधरा जैसे ही आगे कुछ और कहने को हुई, उसके फोन से नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने अपना फोन देखा, मैसेज माया का था। वो माया का मैसेज पढ़ने लगी। फिर मैसेज पढ़कर वसुंधरा के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। जैगुआ ने गाड़ी दिल्ली के सबसे बड़े पार्लर के सामने रोकी। वसुंधरा और नियति दोनों ही गाड़ी से बाहर आए और फिर वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए जैगुआ से कहा, इस पार्लर में जेंट्स अलाउड नहीं है तो तुम्हें यही रुकना होगा। मैं नियति को लेकर अंदर जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ ने धीरे से सिर हिला दिया और वही गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। वसुंधरा नियति को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। पार्लर से निकलती लड़कियां जैगुआ को ही देख रही थी। जैगुआ के लुक्स दिखने में बहुत अच्छी थी, वो एक हीरो जैसा दिखता था। वहां से आती जाती सभी लड़कियों की नज़र जैगुआ के ऊपर ही थी। उसकी आंखों पर काले फ्रेम का ग्लास लगा था, पर वो उसके अंदर से उन लड़कियों को क्लियरली देख पा रहा था। जैगुआ ने तिरछा मुस्कुराते हुए मन में कहा, काश आज जहां पाइथन होता तो साला जल भूनकर कोयला हो जाता। क्या कहा था, मेरे पीछे लड़कियों की लाइन नहीं है। अब देख साले, यहाँ से हर आती जाती लड़कियों की नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी है। जैगुआ ये सोचते हुए मन ही मन खुश हो रहा था। वहीं अंदर वसुंधरा उस पार्लर की रेगुलर कस्टमर होने की वजह से उसकी अच्छी खासी वहां पहचान थी। वो वसुंधरा सिंह चौहान थी, इसलिए भी लोग उसे और अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही पार्लर की मैनेजर उसे ग्रीट करने खुद उसके पास आई। मैनेजर ने वसुंधरा से हाथ मिलाते हुए कहा, वेलकम मैम, बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ। उद्धरण चिन्ह। वहीं अंदर वसुंधरा उस पार्लर की रेगुलर कस्टमर होने की वजह से उसकी अच्छी खासी वहां पहचान थी। वो वसुंधरा सिंह चौहान थी, इसलिए भी लोग उसे और अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही पार्लर की मैनेजर उसे ग्रीट करने खुद उसके पास आई। मैनेजर ने वसुंधरा से हाथ मिलाते हुए कहा, वेलकम मैम, बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ। उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा स्माइल करते हुए बोली,
सीमा मैं फॉरेन गई हुई थी, 2 दिन पहले ही वापस आई हूँ। फिर नियति को मिलवाते हुए आगे बोली, मीट माई डॉटर इन लॉ नियति। नियति ने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया तो सीमा उसे अजीब तरह से देखने लगी। उसके भाव ऐसे थे जैसे खुद से ही पूछ रही हो, क्या सच में ये लड़की अब्रम सिंह चौहान यानी कि बीस्ट की वाइफ है? वसुंधरा उसके एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने सीमा का हाथ पकड़ कहा, ऐसे मत देखो, उसे नजर लग जाएगी। सीमा बोली, सो सॉरी मैम। वसुंधरा बोली, सीमा सॉरी नहीं, अपने हाथों का जादू दिखाओ और मेरी खूबसूरत बहू को और खूबसूरत बना दो। कोट। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, यस मैम। फिर सीमा ने अपने पार्लर की एक फीमेल मेकओवर आर्टिस्ट को बुलाया और उसे सब समझाते हुए नियति को उसके साथ भेज दिया। नियति को मेकओवर आर्टिस्ट के साथ जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, पर फिर वसुंधरा के समझाने पर नियति उसके साथ चली गई और वसुंधरा सीमा के साथ उसके केबिन में चली गई। सीमा ने अपने चेयर पर बैठते हुए टेबल की ड्रॉ से सिगरेट का एक बॉक्स निकाला और उसमें से 2 सिगरेट निकालकर एक वसुंधरा की तरफ बढ़ा दिया और एक सिगरेट को अपने होठों के बीच रख ली। फिर सिगरेट जलाकर दोनों ही उसका कश लेने लगी। सीमा सिगरेट के कश लेते हुए वसुंधरा से बोली, वसु सीरियसली बीस्ट का क्या दिमाग खराब हो गया है जो उसने इस जाहिल देहाती लड़की से शादी कर ली? उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा उसे घूरते हुए बोली, सीमा तू मेरी दोस्त है इसलिए तेरी बातें मैं सुन लेती हूँ, पर जबान संभाल के बात कर। वो बीस्ट की बीवी है, अगर उसके कानों में जरा से भी भनक लगी लोग उसकी बीवी को क्या कहते हैं तो तू तो जानती है उसके सजा देने का स्टाइल। मौत भी उसकी सजा से काम उठती है। उद्धरण चिन्ह। सीमा दोनों हाथ टेबल पर रखकर झुकते हुए बोली, हाँ जानती हूँ, पर ये कैसे हो गया? अचानक से उसने शादी कर ली और तुझे बताया तक नहीं। उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा सिगरेट की कश लेते हुए बोली, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है, कुछ चीजें डेस्टिनी से भी हुई हैं। ये लड़की बाय लक बीस्ट विला आ गई और फिर अब्रम की जिंदगी में आ गई। उद्धरण चिन्ह। सीमा बोली, अच्छा मुझे बता, क्या तूने इसे सच में अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है? इस बात पर वसुंधरा बोली, तुझे क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात कर सीमा मुस्कुराने लगी। सीमा वसुंधरा की कॉलेज फ्रेंड है, पर दोनों सबके सामने अपनी फ्रेंडशिप को छुपाकर फॉर्मली पेश आती है। अब ऐसा वसुंधरा क्यों करती है ये तो सिर्फ वही जानती है। उधर जब नियति के चेहरे पर मेकओवर आर्टिस्ट फेस पैक लगाने को हुई तो नियति घबराते हुए उससे बोली, ये आप क्या कर रही है? ये मेरे चेहरे पर कैसा लेप लगा रही है? मेकओवर आर्टिस्ट नियति की बात पर उसे अजीब तरह से देखने लगी। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज लेप? नियति समझ गई, वो आर्टिस्ट उसकी बात समझ नहीं पा रही है और फिर घबराहट में नियति अपनी मुट्ठी को आपस में मसलने लगी। नियति को घबराते देखकर उस मेकअप आर्टिस्ट ने उसे कंफर्ट फील करवाते हुए कहा, देखिए मैम ये पपाया फेस पैक है, इससे आपकी स्किन और भी ज्यादा ग्लो करने लगेगी। नियति घबराते हुए मन में बोली, हमारे गांव में तो हल्दी चंदन का ही लेप लगाया जाता है और ज्यादा सुंदरता के लिए गुलाब के फूलों को भी उसमें मिला दिया जाता है, तब जाकर चेहरे पर अच्छा निखार आता है। पता नहीं है ये शहरी लोग खाने पीने की चीज को चेहरे पर क्यों लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह। नियति ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप आंखें बंद कर बैठ गई। करीब 3 घंटे बाद मेकअप आर्टिस्ट नियति को लेकर सीमा के कैबिन में गई। जैसे ही वसुंधरा और सीमा ने उसे देखा तो दोनों ही नियति को देखकर हैरान रह गई। वसुंधरा नियति के पास जाते हुए बोली, बेटा तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, आज तो अब्रम की नजरें तुम पर से हटेंगे ही नहीं। नियति धीरे से मुस्कुरा रही थी, सीमा भी उसे आंखें फाड़े देख रही थी। वसुंधरा सीमा की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए उससे बोली, तुमने तो कमाल कर दिया सीमा, चांद के टुकड़े को चांदनी से भर दिया। उद्धरण चिन्ह। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, मैम यही तो हमारा काम है, खूबसूरती में 4 चांद लगाना। उद्धरण चिन्ह। फिर वसुंधरा नियति के साथ मिला वापस आ गई। अब्रम जब ऑफिस से विला आया तो नियति उसे रूम में कहीं नहीं दिखी। उसे रूम में न देखकर अब्रम ने कहा, टर्टल तुम मुझसे हायरेंसी खेल रही हो, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम मेरे सामने कम आती हो। कोट। अब्रम खुद से बात करते हुए हाथ में एक फाइल पकड़े उसे चेकआउट करते हुए रूम में इधर से उधर टहल रहा था। अब्रम शर्टलेस था, कमरे में फैली हल्की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी और उसकी शर्टलेस बॉडी उस रोशनी में शाइन कर रही थी। नियति जब किचन का काम निपटा कर रूम में आई तो वो बहुत थकी हुई थी। वो कुछ सोचते हुए अपनी ही धुन में चल रही थी। वहीं अब्रम की नजरें भी फाइल में होने की वजह से दोनों एक दूसरे से टकरा गए। अब्रम से टकराते ही वो नीचे गिर गई और उसके मुंह से एक चीज निकल गई।
अभ्रम ने नीचे गिरी नियति को देखा। वो दर्द में मुंह बनाए अपने हाथ से कमर को सहला रही थी। नियति ने ध्यान नहीं दिया कि वो किससे टकराए हैं और इसलिए वो अपने ही धुन में बोली, ये सुबह से मैं तीसरी बार गिर रही हूँ। पता नहीं इस घर में लोग कैसे रह लेते हैं। इतना सारा पैसा है, इतना बड़ा घर है, क्या ये लोग बिजली का खर्चा नहीं उठा सकते जो पूरे घर में अंधेरा करके रखते हैं। और एक वो जानवर पता नहीं आंखें हैं या टॉर्च, अंधेरे में भी उन्हें सारी चीज अच्छे से दिखाई देती है और मैं बार बार गिरती रहती हूँ। नियति मुंह बनाते हुए अपनी कमर को सहला रही थी। अभ्रम ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे अकेले में ये सब कहती हो। उसने जैसे ही उसकी बात सुनी उसने चौंक कर सिर उठाकर अभ्रम की तरफ देखा। नियति का चेहरा अंधेरे में था और अभ्रम के चेहरे पर भी सिर्फ उसकी आंखों पर ही रोशनी पड़ रही थी। अभ्रम की काली आंखें उसे गुस्से में घूर रही थी। उसे देखते ही नियति का गला सूख गया और वो डरते हुए खुद से बोली, हे भगवान, मैंने बुराई भी की तो किसके सामने? अब ये जानवर मुझे नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। नियति उसे देखते हुए कांप रही थी। अभ्रम ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया तो उसने भी डरते हुए अपना हाथ अभ्रम के हाथ में दे दिया। अभ्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ खींचा। पतली दुबली नियति उसके खींचने से उसके सीने से जा लगी। नियति के हाथ उसके सीने पर आकर जम गए थे। अभ्रम ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। नियति डरते हुए उसे देख रही थी। अभ्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कठोरता से कहा, तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो? नियति ने धीरे से नमे सिर हिलाया। तो अभ्रम ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अच्छा फिर अभी जो तुमने कहा वो क्या था? नियति पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, वो मैं। पर तभी अभ्रम ने अपनी एक उंगली नियति के होठों पर रख उसे खामोश कर दिया। नियति के झुकने से उसके चेहरे पर अब रोशनी पड़ रही थी, जिसमें उसका चेहरा चांद के समान चमक रहा था। अभ्रम उसके खूबसूरत चेहरे में कहीं खोसा गया था। वो नियति के खूबसूरत चेहरे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई जौहरी बेसकीमती हीरे को देखता है। नियति के चेहरे की चमक भी किसी हीरे से कम नहीं थी। उसका चेहरा भी हीरे की तरह तरासा हुआ और बहुत खूबसूरत था। अभ्रम जो उसमें खोया हुआ था उसने फील किया कि नियति के होठों घबराहट में कांप रहे हैं। अभ्रम को उसके होठों की कंपन अपनी उंगली पर महसूस हो रही थी। वो नियति के होठों के नीचे तिल के पास अपनी उंगली से रब करने लगा। नियति ने उसके कंधे पर अपने हाथों की पकड़ को कसते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। अभ्रम के इस तरह करने से अब उसका पूरा शरीर ही कांपने लगा था। अभ्रम होठों को तिरछा कर मुस्कुराया और उसके कान के पास अपनी गहरी आवाज में धीरे से बोला, तो मेरे छूने से तुम्हें फर्क पड़ता है टर्टल? नियति ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोली और अपनी तेज होती धड़कनों को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करने लगी। अभ्रम ने जानबूझकर अपने गाल को नियति के गाल पर रब किया तो एक बार फिर नियति ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसकी तेज धड़कनों को सुन और उसकी घबराहट को महसूस कर अभ्रम धीरे से मुस्कुराया। क्या बदल रहे हैं अभ्रम के एहसास? क्या हो रहा है अभ्रम को नियति से प्यार? क्यों ले गई थी वसुंधरा नियति पार्लर? CH28 डोंट क्राई टर्टल। अभ्रम ने उसका चेहरा देखा। नियति अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अभ्रम उसके मासूम चेहरे में खोया हुआ था। आज नियति के एहसास उसे अपनी ओर खींच रहे थे। अभ्रम उसके चेहरे को एकटक निहार रहा था। तभी उसने नियति के गाल को धीरे से छुआ तो उसकी ठंडी उंगलियों की छुअन को अपने चेहरे पर महसूस कर नियति का शरीर अंदर तक कांप उठा। अभ्रम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे से अपना माथा जोड़ दिया। उसकी गर्म सांसें नियति के चेहरे पर पड़ रही थी। घबराहट और बेचैनी में नियति ने अपने दोनों हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली। उसे देखते हुए अभ्रम मन में ही खुद से बोला, मुझे कभी धोखा मत देना टर्टल। धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर अभ्रम ने उसके माथे को धीरे से अपने होठों से छू लिया। जब नियति ने उसके होठों को अपने माथे पर महसूस किया तो उसके अंदर जैसे 1000 तितलियां एक साथ उड़ने लगी। उसे एक सुकून का एहसास हुआ जिसे महसूस कर उसके कांपते होंठ धीरे से खिल गए और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर बिखर गई। अभ्रम इससे आगे बढ़ता कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आवाज सुनकर दोनों ही एक दूसरे से जल्दी से दूर हो गए। अभ्रम ने बहुत ही गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा तो वहां शीला खड़ी थी। अभ्रम उसे गुस्से में घूरने लगा। शीला उससे डरते हुए जल्दी से बोली, मेम साहब आप दोनों को डिनर के लिए बुला रही है। अपनी बात कहकर शीला वहां से ऐसे गायब हुई जैसे अभ्रम ने उसके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए हो। नियति अभी भी अभ्रम की तरफ पीठ किए खड़ी अपनी साड़ी के पल्लू को दोनों हाथों से मसल रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था अभी अभी उनके बीच ये क्या हुआ। वो इंसान जो उससे नफरत करने का दावा करता है, आज वो उसके अचानक इतना करीब कैसे आ गया और उसने भी अभ्रम को रोका क्यों नहीं। अभ्रम के ख्याल भी कुछ नियति जैसे ही थे। वो खुद में ही उलझा हुआ क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। नियति भी जल्दी से रूम से बाहर चली गई। वो जब डाइनिंग हॉल में पहुंची तो शीला वसुंधरा के बहुत करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे शीला उसे कुछ बता रही हो। फिर नियति को देखते ही शीला जल्दी से वसुंधरा से दूर होकर खड़ी हो गई। वही वसुंधरा ने नियति को देखकर मुस्कुरा कर कहा, नियति बेटा तुम आ गई। अभ्रम कहाँ है? वो वसुंधरा के सवाल पर कुछ कहती, उससे पहले ही अभ्रम उसके पीछे से आते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ मॉम। उद्धरण चिन्ह। फिर अभ्रम अपनी चेयर खींचकर बैठ गया। वसुंधरा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अपनी प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोली, कल पार्टी है, तुम्हें याद तो रहेगा ना। कोट। इस बात पर अभ्रम ने बिना वसुंधरा की तरफ देखे कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा मॉम। फिर इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और नियति ने अभ्रम के प्लेट में खाना सर्व किया और फिर खुद को सर्व कर खाने लगी। खाने के बाद नियति किचन का काम निपटा कर अपने रूम में चली गई और वसुंधरा अपने रूम में चली गई। वही अभ्रम एक रूम में आ गया जहां टाइगर और जगुआर पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। अभ्रम को देखकर टाइगर ने जल्दी से कहा, मेरे सारे आदमी दिल्ली के कोने कोने में उसे ढूंढ रहे हैं, वो ज्यादा देर तक हमसे छुप नहीं सकता। अभ्रम ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, गुड, कल घर में पार्टी है तो तुम केयरफुल रहना, सिक्योरिटी डबल कर दो, कोई भी अननोन पर्सन मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके बीस्ट, मैं इस पर नजर रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ और देर तक बातें करके अभ्रम अपने रूम में आ गया। अंदर आते ही उसकी नजर बेड पर सो रही नियति पर गई और उसे सोते देखकर अभ्रम की आईब्रो तन गई। अभ्रम उसे देखते हुए उसके पास आया और फिर उसे करीब से देखते हुए बोला, टर्टल तुम सो कैसे सकती हो? तुम यहाँ मुझे सुलाने के लिए हो ना कि खुद सोने के लिए? उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने उसे उठाने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, पर उसके चेहरे के पास ले जाकर उसने अपने हाथ को रोक लिया। नियति सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत एक छोटी बच्ची जैसी थी। अभ्रम ने उसे सोने दिया और तिरछा मुस्कुराते हुए बेड पर आ गया। फिर हमेशा की तरह उसने नियति की कमर को अपनी बाहों में भरा और उसके कमर पर सिर रखकर सो गया। रात के करीब 12 बजे बज रहे थे। नियति जो गहरी नींद में सो रही थी, अचानक उसके माथे पर सिलवटें आ गई और वो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को रगड़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन जल रही हो। दर्द और जलन को महसूस कर नियति नींद में ही अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से रगड़ते हुए रोने लगी। उसके बार बार हिलने डुलने से अभ्रम की आंखें भी खुल गई और तभी उसे नियति के सिसकने की आवाज सुनाई दी। अभ्रम ने उठकर उसे देखा तो नियति रोते हुए अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को रगड़ रही थी। ये देखकर अभ्रम ने उसकी बाह पकड़ उसे हिलाते हुए कहा, टर्टल तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। नियति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोते हुए अपना चेहरा रगड़ती रही। उसे ऐसे अपना चेहरा रगड़ते देखकर अभ्रम ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके चेहरे से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों खुद को हट कर रही हो? टर्टल आंखें अपनी खोलो। उद्धरण चिन्ह। उसके कहने पर नियति ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। नियति रोते हुए अभ्रम को देख रही थी। फिर वो रोते हुए ही बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है। उसकी बात सुनकर अभ्रम उसे देखते हुए बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है पर कहाँ? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? नियति नामे सिर हिलाकर रोते हुए बोली, नहीं, चोट नहीं लगी, मेरा चेहरा जल रहा है। उसकी बात सुनकर अभ्रम ने बेडसाइड टेबल पर रखे लैंप को जलाया और लैंप की रोशनी में नियति का चेहरा देखा तो उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। उसके चेहरे की ऐसी हालत देखकर अभ्रम की भौहें गुस्से में तन गई। उसने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की और नियति को ध्यान से देखने लगा। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और देखने में बहुत भद्दा लग रहा था। नियति दर्द में सिसक रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभ्रम ने उसे बिठाया और उसके हाथों को नीचे करते हुए बोला, टर्टल डोंट क्राई, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। उद्धरण चिन्ह। नियति रोते हुए बोली, बबा बहुत जलन हो रही है, दर्द भी हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वो बोलते हुए सिसक रही थी। अभ्रम उसे ऐसे देख नहीं पा रहा था। उससे नियति का इस तरह रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज पहली बार अभ्रम को अपने सीने में दर्द का एहसास हो रहा था।
नियति को रोते हुए देखकर अब्रम को लग रहा था जैसे कोई उसके सीने में खंजर घोंप रहा हो। अब्रम की नजरें अभी भी नियति पर ही थी। उससे जब नियति की हालत और देखी नहीं गई तो अब्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। कुछ ही देर में हॉल में सभी इकट्ठा हो गए थे। वसुंधरा, टाइगर, पाइथन और जैगुआ सभी नियति की हालत देखकर शॉक्ड रह गए। नियति सोफे पर बैठी रो रही थी और अब्रम सबको घूर रहा था। वसुंधरा जल्दी से उसके पास जाते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ये लाल धब्बे तुम्हारे चेहरे पर कैसे? अब्रम ने वसुंधरा को बीच में ही रोकते हुए कहा, मोम आप टर्टल को पार्लर ले गई थी, फिर ये कैसे हुआ? कोट। वसुंधरा बोली, बेटा मुझे लगता है नियति को एलर्जी हो गई है, शायद कोई क्रीम नियति को सूट नहीं की। अब्रम फिर गुस्से में बोला, मोम मुझे उस पार्लर का नाम बताइए, उस मेकओवर आर्टिस्ट का नाम बताइए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कोट। वसुंधरा उसे समझाते हुए बोली, अब्रम शांत हो जाओ, हो जाता है बेटा कभी कभी ऐसा, मैं उससे बात करती हूँ, वो इसका जरूर कोई सॉल्यूशन निकालेगी। अब्रम ने उससे कुछ नहीं कहा और टाइगर की तरफ देखा तो टाइगर जल्दी से बोला, 20 डॉक्टर बस आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ डॉक्टर को लेने विला से बाहर चला गया। उधर वसुंधरा भी कॉल पर सीमा से बात कर रही थी। वसुंधरा की बात पर दूसरी तरफ से सीमा ने कहा, रिलैक्स वसु, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, इस तरह की एलर्जी आम बात है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर वसुंधरा गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुझे ये आम बात लग रही है? सीमा, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो जान ले लेगा 20 तेरी। अब जल्दी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता। सीमा बोली, वसु एलर्जी तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, पर उसका दर्द कम हो जाएगा। कोट। फिर सीमा कॉल पर ही वसुंधरा को सॉल्यूशन बताने लगी। सीमा से बात कर वसुंधरा ने शीला को सब समझाया और फिर नियति के पास आ गई। वसुंधरा उसके बराबर में बैठ गई और उसे संभालने लगी। नियति का रोना अभी भी कम नहीं हुआ था। अब्रम को उसे रोते हुए देखकर गुस्सा आ रहा था। वहीं उधर सीमा ने वसुंधरा से बात करने के बाद एक नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होते ही कहा, तुम्हारा काम हो गया है। उद्धरण चिन्ह। इधर जैगुआ डॉक्टर को लेकर आया और डॉक्टर अब्रम को ग्रीट करने के बाद नियति का ट्रीटमेंट करने लगे। डॉक्टर ने नियति को चेक करके अब्रम से कहा, इन्हें स्किन एलर्जी हुई है, मैं मेडिसिन दे देता हूँ जिससे इनका दर्द और जलन कम हो जाएगा, पर चेहरा पहले जैसा नॉर्मल होने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात पर अब्रम कुछ कहता कि उससे पहले ही वसुंधरा ने चौंकते हुए कहा, क्या 3-4 दिन? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कल यहाँ पार्टी है जिसमें मैं नियति को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ और आप कह रहे हो 3-4 दिन? आप कुछ भी करिए और नियति का चेहरा पूरी तरह ठीक करिए, मुझे मेरी बहू पहले जैसी चाहिए। डॉक्टर घबराते हुए बोला, मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, इस एलर्जी को ठीक होने में 3 से 4 दिन ही लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। अब्रम जो इतने देर से दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था वो बीच में बोला, मोम अगर आप पार्टी पोस्टपोन। वसुंधरा उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं अब्रम, इनविटेशन जा चुका है, सारी तैयारियां भी हो चुकी है, पार्टी पोस्टपोन नहीं हो सकती। कोट। ये सुन अब्रम बोला, तो ठीक है, नियति पार्टी में ऐसे ही आएगी। कोट। ये बोलकर अब्रम उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए बोला, चलो। तभी वहां शीला अपने हाथ में एक कटोरी लेकर आई। वसुंधरा ने उसे देखकर अब्रम से कहा, बेटा ये नियति के चेहरे पर लगाने दो, फिर उसे ले जाना। अब्रम ने शीला के हाथ में पकड़ी कटोरी को देखते हुए कहा, ये क्या है? वसुंधरा शीला के हाथ से कटोरी लेकर बोली, ये लेप है, पार्लर की मैनेजर ने बोला है इसे लगाने से नियति का चेहरा जल्दी ठीक हो जाएगा। कोट। ये सुन अब्रम ने गुस्से में कटोरी को घूरते हुए कहा, फेंक दो इसे। ये कहकर वो नियति को लेकर वहां से चला गया। वही वसुंधरा उसे जाते हुए देखती रह गई। कौन है नियति की इस हालत का जिम्मेदार? सीमा ने किसे कॉल किया था? क्या अब्रम को हो रही नियति की परवाह? क्या बदल रहा है नियति के प्रति अब्रम का व्यवहार? क्या पार्टी में नियति इसी चेहरे के साथ जाएगी? उद्धरण चिन्ह। जानने के लिए पढ़ते रहिए। 29 आर यू इनोसेंट टर्टल। नियति रो रही थी। अब्रम उसे मेडिसिन देते हुए बोला, इसे ले लो, तुम्हें रिलीफ मिलेगा। कोट। नियति ने चुपचाप उसके हाथ से मेडिसिन और पानी का ग्लास ले लिया। उसे मेडिसिन खिलाने के बाद अब्रम ने उसे सॉफ्ट टोन में कहा, सो जाओ। कोट।
नियति अभी भी रो रही थी। उसे रोते देखकर अब्रम उसके सामने बैठ गया और उसकी दोनों बाहें पकड़ के बोला, लुक एट मी टर्टल। उसके बोलने पर नियति उसे देखने लगी। अब्रम ने उसे सुबकते हुए देखकर कहा, टर्टल स्टॉप क्राइंग। तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मेरा डर मुझे अच्छा लगता है। तुम रो सिर्फ वजह से सकती हो। अंडरस्टूड। नियति उसकी बात सुनकर एकदम शांत हो गई। अब्रम के लहजे में आदेश था जिसे उसे मनाना ही था। नियति ने सुबकते हुए अपने आंसू पोंछे और अब्रम ने उसे बेड पर लेटने का इशारा किया। वो चुपचाप सुबकते हुए बेड पर लेट गई, पर उसे हल्की हल्की जलन अभी भी हो रही थी जिसकी वजह से नियति के ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर अब्रम उसके पास बैठ गया और अपना एक हाथ उसके सिर पर रखकर उसके सिर को धीरे धीरे सहलाने लगा। फिर उसे सुलाते हुए अब्रम ने मन ही मन खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ? उसके दर्द से मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? उद्धरण चिन्ह। जब कुछ देर बाद अब्रम ने एक नज़र नियति को देखा तो वो सो चुकी थी। अब्रम उठा और बेड पर दूसरी तरफ लेट गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से नियति ने करवट ली और पलटकर उसके सीने पर अपना एक हाथ रख दिया। अब्रम ने तिरछी नजरों से उसे देखा और उसे देखते हुए ही उसकी तरफ पलट गया। नियति का चेहरा अभी भी लाल था, पर वो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। अब्रम को एहसास भी नहीं हुआ और उसके होठों पर नियति को देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या तुम सच में इनोसेंट हो? क्या मैंने तुम्हें गलत समझ लिया? तुम हो कौन टर्टल? मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें। क्या तुम सच में इनोसेंट हो? क्या मैंने तुम्हें गलत समझ लिया? तुम हो कौन टर्टल? मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें। ये सोचते हुए अब्रम उसे देखे जा रहा था। उसने नियति के हाथ को अपने ऊपर से नहीं हटाया और उसे देखते हुए कब उसकी पलकें भारी हो गईं, उसे भी पता नहीं चला। ये सोचते हुए अब्रम उसे देखे जा रहा था। उसने नियति के हाथ को अपने ऊपर से नहीं हटाया और उसे देखते हुए कब उसकी पलकें भारी हो गईं, उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब नियति नींद में ही कसमसाई तो उसे महसूस कि उसका शरीर किसी मजबूत चीज से बंधा हुआ है। खुद को बंधा हुआ महसूस कर नियति ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने काला कपड़ा था। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो उसकी आंखों के सामने अब्रम का चेहरा था। अब्रम का चेहरा सोता हुआ बहुत मासूम और प्यारा लग रहा था। नियति कुछ पल के लिए उसे देखते हुए उसके चेहरे में ही खो गई। कल रात जिस तरह आपने मुझे संभाला, मेरी मदद की, उसे देखकर लगा ही नहीं कि एक आप जानवर हैं। आपके अंदर भी एक अच्छा इंसान है जिसे अपने क्रूर ओरे के पीछे छुपा रखा है। ये सोचते हुए नियति को महसूस हुआ कि वो अब्रम के कितने करीब है। ये देखकर नियति उसकी बाहों में कसमसाने लगी। अब्रम ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से जकड़ा हुआ था, इसलिए उसके लगातार हिल-डुलने से अब्रम की नींद भी टूट गई और उसने अपनी नींद से भारी पलकों को जबरदस्ती खोलते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, टर्टल डोंट मूव इन। पर नियति ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसकी बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करती रही। अब्रम ने गुस्से में अपनी आंखें खोली और उसके ऊपर झुककर उसे घूरते हुए बोला, टर्टल तुम क्या पागल हो? एक बार मैं तुम्हें बात समझ नहीं आती। तुम यहाँ मुझे सुलाने के लिए हो, ये जानते हुए भी तुम बार बार मुझे नींद से जगा देती हो। उद्धरण चिन्ह। नियति खामोशी से चुपचाप उसकी बात सुनती रही। उसके चेहरे पर डर और घबराहट दोनों ने ही डेरा डाला हुआ था। अब्रम उसे देखते हुए फिर बोला, अब कुछ तो बोलो। नियति डरते हुए बोली, वो मैं मुझे। टर्टल इसके आगे भी कुछ बोलो। ये सुन नियति ने जल्दी से कहा, सुबह हो गई है, मुझे आपके और सासू माँ के लिए नाश्ता बनाना है। उसकी बात पर अब्रम ने उसे भौहें सिकुड़ कर देखा। आर यू मेड टर्टल? खुद की हालत देखो और तुम्हें हमारे नाश्ते की पड़ी है। चुपचाप यहीं लेटी रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्रेकफास्ट आस्था आंटी बना देंगी। ये कहकर अब्रम उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया और वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, टेक सम रेस्ट टर्टल। नियति फिर से अब्रम को अपने ऊपर रोब झाड़ते देखकर बोली, मैंने जो कुछ भी थोड़ी देर पहले कहा सब गलत है। उनके अंदर कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, वो जानवर है, जानवर। वही टाइगर नियति की कंडीशन के बारे में आस्था के बता रहा था। आस्था ने जब उसकी पूरी बात सुनी तो उसे नियति की चिंता होने लगी और फिर आस्था अपनी चिंता भरी आवाज में टाइगर से बोली, मैं नियति से मिलकर आती हूँ। टाइगर ने जल्दी से आस्था का हाथ पकड़ते हुए कहा, आंटी अभी आप उनसे नहीं मिल सकती, फॉरेस्ट क्वीन अभी बीस्ट के साथ है। ये सुनकर आस्था ने धीरे से सिर हिला दिया और चुपचाप किचन में चली गई। टाइगर ने सोचते हुए खुद से कहा, पता नहीं अब शाम को पार्टी में क्या होगा।
फॉरेस्ट क्वीन कैसे ऐसे चेहरे के साथ सबके सामने आएंगी। वहीं अब्रम जब शॉवर लेकर रूम में आया तो उसे नियति कहीं नहीं दिखी। उसे रूम में न देखकर अब्रम ने गुस्से में खुद से कहा, टर्टल तुम आजकल मेरी बातों को इग्नोर करने लगी हो। एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तुम ऐसे कैसे मेरी बात को इग्नोर कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। वो गुस्से में ही खुद से बोले जा रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई। नियति बालकनी की रेलिंग के सहारे टिककर खड़ी अपने दोनों हाथ फैलाए ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसे देखते हुए अब्रम ने अपनी कई ब्रो चढ़ाए और तिरछा मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगा। जैसे ही नियति को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई, उसने मुड़कर देखा और अब्रम को अपने सामने देखकर वो चौंक गई। वहीं एक बार फिर उसके चेहरे पर अपना डर देखकर अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे पर मेरा डर कितना अच्छा लगता है टर्टल। फिर नियति को ऑर्डर देते हुए वो आगे बोला, चलो चलकर रूम में रेस्ट करो। कोट। नियति किसी छोटे आदर्श बच्ची की तरह उसकी बात मानकर चुपचाप धीमे में कदमों से रूम में आ गई। और जैसे ही वो बेड पर बैठने को हुई, उसकी नज़रें अचानक से ड्रेसिंग की तरफ घूमी और मिरर में अपना चेहरा देखकर वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर अब्रम जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, टर्टल तुमसे किसने कहा था मिरर देखने के लिए? पागल लड़की, मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह। पर इस बार नियति पर उसकी डांट का कोई असर नहीं हुआ और वो अब्रम के सीने से लगकर रोने लगी। अब्रम ने उसका सिर सहलाया और उसे खुद से अलग करके बोला, टर्टल तुम्हारा चेहरा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नियति जल्दी से चुप हो गई। अब्रम रेडी होकर डाइनिंग हॉल में आया और वसुंधरा उसे देखकर चिंता भरी आवाज में बोली, बेटा नियति अब कैसी? अब्रम बोला, शी इज फाइन, वो रूम में रेस्ट कर रही है। फिर आस्था की तरफ देख बोला, आंटी टर्टल का ब्रेकफास्ट आप रूम में ले जाइए। आस्था ने सिर हिलाया और फिर नियति के लिए ब्रेकफास्ट लेकर अब्रम के रूम में जाने लगी। आस्था मुस्कुरा रही थी, उसे नियति से मिलना था और ब्रेकफास्ट के बहाने उसे नियति से मिलने का एक मौका मिल गया था। आस्था जैसे ही अब्रम के रूम में आई, उसे नियति बेड पर बैठी दिखी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, पर जैसे ही आहट सुनकर नियति ने दरवाजे की तरफ देखा तो आस्था को देखकर वो खुश हो गई। वही आस्था उसके चेहरे को देखकर अवाक रह गई। नियति जल्दी से आस्था के गले लगकर रोते हुए बोली, माँ देखो ना मेरे चेहरे को क्या हो गया। आपको पता है कल मुझे बहुत जलन हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। नियति रोते हुए आस्था को अपने दर्द के बारे में बताने लगी। आस्था ने उसे खुद से अलग किया और फिर उसे चुप करवाते हुए कहा, नियति बेटा रोते नहीं, तुम्हारा चेहरा जल्दी ठीक हो जाएगा, पहले तुम नाश्ता कर लो। कोट। और फिर नियत उसकी बात मानकर नाश्ता करने लगी। शाम का वक्त बीस्ट विला रोशनी से जगमगा रहा था, पर रोशनी मिला के अंदर नहीं बाहर गार्डन में फैली हुई थी। सभी गेस्ट आ चुके थे। वसुंधरा डिजाइनर साड़ी, हैवी मेकअप और डायमंड और प्लेटिनम की ज्वेलरी के साथ हमेशा की तरह गॉर्जियस दिख रही थी और सबसे मिल रही थी। पार्टी में सभी थे सिवाय अब्रम और नियति के। पार्टी में मौजूद लोगों की नजरें अब्रम और उसकी वाइफ को तलाश रही थी। वही माया भी अब्रम को देखने के लिए बेताब हो रही थी। उसने अपनी नजरें विला के एंट्रेंस डोर पर जमा हुए ही खुद से कहा, ओह कॉमन बीस्ट, और कितना इंतजार करवाओगे? अब तो आ जाओ, तुम्हारी एक झलक ने देखने के लिए मैं कब से तरस से ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। तभी माया का इंतजार खत्म हुआ और बीस्ट चारकोल ब्लैक कलर के सूट में, चेहरे पर एरोगेंट लुक और अपने रूडोरे को बरकरार रखते हुए अपने ही स्टाइल में चलते हुए पार्टी में आया। जैसे ही अब्रम पार्टी में आया, सबकी नजरें उस पर टिक गई। सभी उसे आज पास से देख रहे थे। वसुंधरा की नजर जैसे ही अब्रम पर गई, वो तुरंत ही उसके पास चली गई और अब्रम की एक बाह को स्टाइल से अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसे सबके बीच ले आई और उसे उनसे मिलवाने लगी। माया की नजरें अभी भी अब्रम पर ही थीं। उसकी आंखों में अब्रम के लिए डिजायर साफ झलक रही थी। वो वाइन की शिप लेते हुए नशीली आंखों से अब्रम को ही देख रही थी। वहीं उधर वसुंधरा की एक फ्रेंड ने उससे कहा, बीस्ट एज यूजुअल प्रिंस चार्मिंग लग रहा है, पर तेरी बहू कहाँ है? सुना है तू बीस्ट के लिए चांद का टुकड़ा लेकर आई है। उद्धरण चिन्ह। अपनी फ्रेंड की बात पर वसुंधरा झेप गई और जबरदस्ती से मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी मीनाक्षी, मेरी बहू से तू आज मिल नहीं सकती, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अपनी फ्रेंड की बात पर वसुंधरा झेप गई और जबरदस्ती से मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी मीनाक्षी, मेरी बहू से तू आज मिल नहीं सकती, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इस बात पर मीनाक्षी बोली, पर यह पार्टी तो उसी के लिए थी फिर।
मीनाक्षी इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही अभ्रम ने कहा, वेट अ फ्यू मिनट्स, वो आ रही है। वसुंधरा ने कनखियों से अभ्रम की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए मीनाक्षी से बोली, एक्सक्यूज मी। ये कहकर वसुंधरा अभ्रम को लेकर साइड में चली गई और उससे बोली, हमने थोड़ी देर पहले क्या डिसाइड किया था? हम नियति को पार्टी में नहीं लाएंगे। तूने देखा ना नियति कितनी नर्वस थी, फिर ऐसे चेहरे के साथ वो पार्टी में कैसे आएगी? कोट। अभ्रम उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, प्रॉब्लम सॉल्व मॉम। वसुंधरा को उसकी बात समझ नहीं आई और वो हैरानी उसे देखने लगी। अभ्रम ने वसुंधरा को विला के एंटर डोर की तरफ देखने का इशारा किया। वसुंधरा ने गर्दन घुमाए और सवालिया नजरों उस तरफ देखने लगी। तभी आस्था नियति को अपने साथ लिए बाहर आई और नियति को देखते ही वसुंधरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। पार्टी में सभी गेस्ट की नजरें नियति पर थीं और सभी लोग उसे हैरानी से आंखें बड़ी किए देख रहे थे। वहीं अभ्रम के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। क्यों आई नियति पार्टी में ऐसे चेहरे के साथ? क्या होगा जब सब नियति से मिलेंगे? क्या माया अभ्रम को पाने के लिए चलेगी कोई चाल? क्या कभी अभ्रम नियति की मासूमियत को समझ पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। 30 ये लड़की पसंद आने लगी हैं। वसुंधरा और सभी की आंखें हैरानी से नियति को देख रही थीं। इस वक्त नियति के चेहरे पर कोई लाल धब्बा या लाल निशान नहीं था। नियति पहले की तरह ही बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसने सिल्क की एक बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी। लाइट मेकअप, लाइट वेट ज्वेलरी और खुले बालों में नियति बला की खूबसूरत लग रही थी। और फिर वसुंधरा ने नियति को देखते हुए कहा, ये कैसे हुआ? नियति का चेहरा ठीक कैसे हो गया? अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मॉम, आस्था आंटी के नुस्खे का कमाल है। उन्होंने ही अपने नुस्खों से टर्टल का चेहरा पहले जैसा कर दिया। कोट। ये सुनकर वसुंधरा मुस्कुराते हुए नियति के पास चली गई। वही माया ने नियति को देखते हुए खुद से कहा, वाह, ये तो कमाल ही हो गया। अगली चेहरा इतना खूबसूरत कैसे हो गया? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कहते हुए माया ने अपने हाथ में पकड़े वाइन के गिलास को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में नियति की खूबसूरती चुभ रही थी। माया ने अपनी नजरें अभ्रम की तरफ घुमाई। अभ्रम की नजरें भी नियति पर ही थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए नियति को ही देख रहा था। ये देखकर माया को और गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अभ्रम को देखते हुए बोली, तो अब तुम्हें भी ये लड़की पसंद आने लगी है अभ्रम? इसकी औकात तो तुम्हारे जूते साफ करने की भी नहीं है जिसे तुमने अपनी बीवी बन लिया है। सच अ फूल। अभ्रम, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये कहते हुए माया की नजरें लगातार अभ्रम को घूर रही थी। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने अपना फोन देखा तो डिस्प्ले पर एक मैसेज शो हो रहा था। माया मैसेज ओपन करके पढ़ने लगी, रिलैक्स बेबी डॉल, रिलैक्स। अगर अभ्रम को ऐसे देखोगी तो सबको तुम्हारा सच पता चल जाएगा। कोट। इस मैसेज को पढ़ते ही माया ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक किए और नॉर्मल होते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगी। वहीं उधर वसुंधरा नियति के पास पहुंचकर उसे अपने साथ सबके बीच ले आई और उसे सबसे मिलवाने लगी। नियति दोनों हाथ जोड़े सबसे मिल रही थी। अभ्रम भी अपने बिजनेस पार्टनर और क्लाइंट से मिलने में बिजी था। मीडिया को इस पार्टी की खबर थी, पर फिर भी वो इस पार्टी से दूर ही थे। उन्हें इस पार्टी को कवरेज करने की परमिशन नहीं थी। अभ्रम ने खुद मीडिया में कॉल करके उन्हें धमकी दी थी, अगर अब की बार किसी ने भी उसके बिना परमिशन के उससे रिलेटेड किसी भी न्यूज को पब्लिश किया तो बीस्ट का कहर झेलने के लिए वो तैयार रहे। उसके ही डर से मीडिया इस पार्टी से दूर थी। वसुंधरा नियति को सबसे मिलवाते हुए अपनी फ्रेंड मीनाक्षी के पास आ गई। मीनाक्षी नियति को देखते हुए बोली, वाकई वसुंधरा, तू बीस्ट के लिए चांद का टुकड़ा ले आई है। बहुत खूबसूरत है तेरी बहू। कोट। वसुंधरा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए मीनाक्षी से बात करने लगी। नियति इधर उधर देख रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर एक जानी पहचानी छुअन का एहसास हुआ और नियति चौंक गई और उसने जल्दी से अपने राइट साइड देखा तो अभ्रम ने उसके लेफ्ट साइड से कहा, मैं यहाँ हूँ। नियति ने उसकी तरफ देखा तो अभ्रम ने उसकी काली आंखों में देखते हुए कहा, जानती हो ना तुम्हें सबसे कैसे मिलना है? नो एक्स्ट्रा वर्ड, जो सिखाया है सिर्फ उतना ही कहना, वरना सजा मिलेगी। नियति अभ्रम की आंखों में देखते हुए जल्दी से बोली। अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, गुड गर्ल टर्टल, तुम समझदार हो और मुझे समझदार लोग अच्छे लगते हैं। नियति चुपचाप अभ्रम को देखते हुए उसकी बात सुन रही थी। अभ्रम ने उसके चेहरे पर अपना डर देखकर धीरे से कहा, टर्टल, तुम पार्टी में हो, सब हमें देख रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराओ। कोट। उसकी बात मानकर नियति जल्दी से मुस्कुराने लगी और फिर इधर उधर देखने लगी।
पर अभ्रम की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी थी। जब नियति इधर उधर देख रही थी तब उसके कान में पहने ईयरिंग्स हिल रहे थे और अभ्रम उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी उसे डिस्टर्ब करते हुए एक आदमी ने कहा, मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। अभ्रम ने नजरें घुमाकर आवाज की दिशा में देखा। सामने मध्यम उम्र का एक आदमी खड़ा उसे और नियति को मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी उस आदमी ने नियति के सामने अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिसेज चौहान। अभ्रम उसके हाथ को घूरने लगा, जैसे वो अभी ही उसका हाथ काट देगा। वहीं नियति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने तिरछी नजरों से अभ्रम को देखा तो वो अभी भी अपने सामने खड़े आदमी को घूर रहा था। नियति जो अब अभ्रम को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी, इसलिए अभ्रम के उस आदमी को ऐसे देखने मतलब वो अच्छे से समझ रही थी कि अभ्रम उसे गुस्से में घूर रहा है। तभी अभ्रम ने उस आदमी के हाथ में अपना हाथ देते हुए कहा, नाइस टू मीट यू वर्मा। ये कहते हुए अभ्रम ने उसका हाथ जोर से दबा दिया, जिससे वर्मा के हाथ में दर्द होने लगा और वर्मा उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। और वर्मा अब समझ भी गया था कि अभ्रम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जब वर्मा से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जल्दी से कहा, सॉरी बीस्ट, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर वर्मा नियति की तरफ देख बोला, सॉरी मिसेज चौहान। नियति तो पहले ही डरी हुई थी और अभ्रम को वर्मा के साथ ऐसे बिहेव करते देखकर वो डर गई थी। डर से उसका गला सूख गया था। उसने अभ्रम को डरते हुए देखा तो अभ्रम ने वर्मा से कहा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा वर्मा, तुम यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ। ये कहकर उसने वर्मा का हाथ छोड़ दिया और वर्मा पीछे हटता हुआ जल्दी से अभ्रम के सामने से गायब हो गया। अभ्रम ने नियति की तरफ देखा तो उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आई थीं। ये देखकर अभ्रम ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर नियति के माथे पर छलके पसीने को साफ करते हुए कहा, तुम क्यों डर रही हो? गलती उसने की थी इसलिए सजा भी उसे मिली। हाँ, अगर तुमने उससे हाथ मिलाया होता तो मैं तुम्हें भी सजा देता। उद्धरण चिन्ह। ये सब अभ्रम ने मुस्कुराते हुए कहा था, पर उसकी बातें सुनकर नियति डर से कांपने लगी थी। उसे कांपते देखकर अभ्रम ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब करते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मेरे करीब रहो ताकि कभी किसी को हमारी शादी का सच पता न चले। अभ्रम के डर से एक बार फिर नियति जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। वहीं जब उनसे कुछ दूरी पर खड़े टाइगर और जैगुआ ने दोनों को देखा तो वे दोनों भी उन्हें साथ देखकर मुस्कुराने लगे। और तभी जैगुआ ने टाइगर से कहा, अब क्या उन्हें देखकर मुस्कुराता ही रहेगा या कुछ काम भी करेगा? उद्धरण चिन्ह। टाइगर जैगुआ को घूरते हुए बोला, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, तू अपना देख। तुझे तो आज चौकीदार बनना था न, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? जैगुआ मुंह बनाकर बोला, हाँ हाँ मैं भी जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। और फिर जैगुआ के जाने के बाद टाइगर धीरे से मुस्कुरा दिया। वहीं अभ्रम और नियति दोनों एक बार फिर गेस्ट से मिलने लगे। जब कोई नियति की तारीफ करता तो अभ्रम अंदर ही अंदर जल भून जाता, तो वहीं नियति अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगती। उसे कुछ देर पहले का अपना चेहरा याद आया और नियति कुछ देर पहले की बातों के बारे में सोचने लगी। पार्टी से 2 घंटे पहले अभ्रम ने नियति के चेहरे को और उसकी मानसिक भावना को ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लिया और उसे वसुंधरा को सुनाते हुए बोला, मोम मैंने डिसाइड किया है नियति पार्टी में नहीं जाएगी। कोट। नियति के चेहरे की हालत को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा ने भी उसकी ये बात मान ली थी और फिर वो रेडी होकर पार्टी में चली गई। अभ्रम भी अपने रूम में रेडी हो रहा था और नियति बेड पर बैठी चुपचाप उसे देख रही थी। अभ्रम ने पहले अपनी शर्ट पहनी और फिर ब्लेजर और उसके बाद अभ्रम ने अपने बालों को सेट कर परफ्यूम लगाया और उसके बाद रिस्ट वॉच पहनने लगा। इस बीच नियति उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर वो अभ्रम को देखते हुए मन में ही खुद से बोली, ये जानवर दिखता कितना अच्छा है, पर इसका व्यवहार बिल्कुल एक खतरनाक जानवर जैसा है। तभी अचानक से अभ्रम ने नियति की तरफ देखे बिना कहा, तुमने सही कहा टर्टल, मैं एक खतरनाक जानवर ही हूँ और तुम एक छोटी सी मामूली टर्टल जिसे मैं जब चाहे तब खत्म कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अभ्रम नियति की तरफ मुड़ा और उसे देखने लगा। नियति उससे नजरें चुरा रही थी और मन ही मन उसे कोस रही थी। अभ्रम उसके पास गया और झुककर उसके नाक पर एक उंगली से टेप करते हुए कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती टर्टल, इसलिए मुझे कोसना बंद करो। नियति ने अपने मन को स्थिर किया और चुपचाप उसे देखने लगी। फिर अभ्रम ने भी उसे देखते हुए आगे कहा,
ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी पर अब तुम जा नहीं रही हो, इसलिए मैं भी जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। अंडरस्टूड। नियति ने धीरे से सिर हिला दिया। अब्रम अभी उसे देख ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। आस्था हाथ में एक कटोरी लिए खड़ी थी। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, आस्था आंटी आप इस वक्त? बेटा मैं अंदर आ जाऊं? अब्रम ने सिर हिला दिया। तो आस्था उसके पास आकर अब्रम को कटोरी की तरफ इशारा करते हुए बोली, बेटा ये नियति के चेहरे को पहले जैसा कर देगा। अगर तुम कहो तो मैं इसे नियति को लगा दूं। अब्रम ने कटोरी में रखे लेप को देखते हुए कहा, पर आंटी ये है क्या? आस्था मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ये आयुर्वेदिक औषधि से बना लेप है। मेरे पिताजी अपने जमाने के वैद्य थे, उन्हीं के नुस्खों से मैंने ये बनाया है। इससे नियति का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। कोट। ये सुनकर अब्रम के चेहरे के तो भाव नहीं बदले पर नियति खुश हो गई और जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, सच माँ, आप सच कह रही हैं, मेरा चेहरा इसे लगाने से पहले जैसा हो जाएगा। आस्था भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा। अब्रम उसे घुरकर देख रहा था। नियति ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उसकी हंसी पल भर में गायब हो गई और वो मुंह बनाकर बैठ गई। आस्था ने अब्रम से फिर पूछा तो अब्रम ने शालीनता से कहा, आस्था आंटी आप जानती हैं न, मैं कुछ ही लोगों पर भरोसा करता हूँ और आप उनमें से ही एक हैं। अगर आपको लगता है ये लगाने से टर्टल का चेहरा ठीक हो जाएगा तो उसे ये लगा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ये कहकर सोफे पर जाकर बैठ गया। आस्था नियति के चेहरे पर उस लेप को लगाने लगी। करीब आधे घंटे बाद नियति आस्था के कहने पर अपना चेहरा धोने वॉशरूम में चली गई। आस्था बेसब्री से नियति के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही नियति वॉशरूम से बाहर आई, आस्था उसका चेहरा देखकर खुश हो गई। अब्रम भी नियति का चेहरा देखकर हैरान रह गया। नियति के चेहरे पर अब एक भी दाग नहीं था, उसका पूरा चेहरा पहले की तरह चमक रहा था। उसे देखते हुए अब्रम खड़ा हुआ और आस्था से बोला, आंटी टर्टल को रेडी करके पार्टी में ले आइए। कोट। ये कहकर अब्रम चला गया और आस्था नियति को तैयार करने में लग गई। नियति सब याद कर मुस्कुरा रही थी। आज जो उसे इतनी तारीफें सुनने को मिली थी उन सब की वजह आस्था ही थी। प्रेजेंट टाइम। और फिर कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई और सभी गेस्ट चले गए। वसुंधरा भी अपने रूम में चली गई। वहीं अब्रम जब चेंज करके रूम में आया तो उसे रूम में नियति कहीं नहीं दिखी। अब्रम ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। फिर अब्रम ने सोचते हुए कहा, पार्टी खत्म हुई तो आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया। फिर टर्टल कहाँ रह गई, वो अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ गई नियति? माया को किसने मैसेज किया? क्या है माया के इरादे? क्या कभी अब्रम को अपने घर में हो रही साजिशों के बारे में पता चल पाएगा? क्या हो रहा है अब्रम को नियति से प्यार?